डोगरी को संविधान के 8वें शेड्यूल में लाने की बात तो उन्होंने की थी। इससे पहले कितने प्रधानमंत्री हुए, कभी किसी ने चिंता नहीं की। तो उनका प्रयास रहता था कि डोगरों के मन के पास पहुंचे। दरिया चनाब में जब पुल टूट गया था तब किश्ती में मेरे साथ दरिया चनाब क्रॉस करके अखनूर भी गए थे वो। तभी उन्हें कहा था कि पुल बनवाना पड़ेगा यहाँ। मोती बाजार या मोती मार्केट में उन कंफ्यूज हो जाते थे, मोती कौन सी जगह, वहां से वो दोबारे पकौड़े वो चटनी लेके वो मंगवाते थे। उनका शौक था खाने का। मुझे पता नहीं, वो जैसे मेरे साथ खुल के बात करते थे, बड़ा उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता था और मैं भी खुल के बातें करता था उनके खिलाफ। जब विदेश मंत्री बन के जनता पार्टी सरकार में गए यूएनओ में, तो हिंदी में भाषण किया पहली बार किसी भारतीय नेता ने। उनको पता था कि जम्मू ने बड़ी मार खाई है। उनका ये कहना था कि जम्मू के साथ जो बेइंसाफी हो रही है इसका मुख्य कारण आर्टिकल 370 है, इसको हटाना पड़ेगा। शेख अब्दुल्ला आ रहे थे, अटल जी बैठे थे। अटल जी देखे, अच्छा आप भी हैं? कहते हैं अभी हम भी हैं। ये उनका स्टाइल था, हम भी हैं। हालांकि हमारे मोदी जी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन स्वभाव अपना अपना होता है। आज याद आती है बहुत याद आती है जी। अब मैं राजनीति में हूँ, सब नेताओं से मिलता हूँ और अटल जी कहीं दिखाई नहीं देते। अटल जी जैसा कोई दिखाई नहीं देता। 25 दिसंबर 1924 को पैदा हुए एक भारत के रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, और बॉम्बे की अधिवेशन में उनके वो शब्द, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं था, बल्कि अगर हर मनुष्य इसे अपने जीवन में भी ढालना चाहे तो ये बहुत ही मोटिवेशनल शब्द हैं। क्योंकि हर एक के जीवन में ऐसे ही होता है कि एक ना एक बार किस्मत आपको मौका जरूर देती है, सूरज जरूर खिलता है और कमल भी जो है वो कीचड़ में से ही निकलता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और आज हम खास तौर पे बात करेंगे उनके जम्मू से लगाव की, जम्मू से प्यार की। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर प्रधानमंत्री होते हुए भी 70 लोग जम्मू से बसों में पहुंच गए और उन्होंने सबका स्वागत किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जम्मू आते तो उन्हें मोती बाजार के वो गुलगुले, वो चाट पकौड़ी, वो दोबारे बहुत पसंद होते। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जम्मू के एक नेता को कहा कि जम्मू के लिए मैं जरूर कुछ करके जाऊंगा, तो जब ये यादें, ये बातें हमें याद आती हैं, तो फिर उन्हीं के साथ बात करना जरूरी है जिन्होंने अटल जी के साथ लंबा समय बिताया है। और ऐसे ही जम्मू कश्मीर के एक सीनियर और वेटरन बीजेपी लीडर हैं चंद्रमोहन शर्मा जी। नमस्कार। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ हैं और बात अटल जी की करेंगे इनके मुख से, क्योंकि इनके साथ बिताए हुए बहुत से लम्हे, बहुत सी ऐसी यादें हैं जो आज तक शायद कहीं मीडिया में नहीं आई, मगर आज हम पहली बार अपने इस कार्यक्रम से लाएंगे। चंद्रमोहन जी नमस्कार। और आज सुशासन दिवस है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, भारत रत्न भी हैं। और अटल जी को उनकी एक खास शख्सियत थी कि उन्हें कोई भी पार्टी हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी रिलीजन हो, सब लोग पसंद करते थे जी। बिल्कुल। आपकी बहुत सारी उनकी यादें हैं। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। जम्मू के साथ उनका बहुत लगाव था, कुछ वाकया बताइए कि कैसे पता चलता है कि वो जम्मू को बहुत प्यार करते थे। डोगरी को संविधान के 8वें शेड्यूल में लाने की बात तो उन्होंने की थी। इससे पहले कितने प्रधानमंत्री हुए, कभी किसी ने चिंता नहीं की। अपने भाषणों में वो डोगरी शब्दावली का प्रयोग करते थे, मैंने बताया था, फिर भी आप चाहेंगे तो बता दूंगा। तो उनका प्रयास रहता था कि डोगरों के मन के पास पहुंचे। एक बात मैं बता दूं, जब वो जम्मू आते थे, मुझसे वरिष्ठ नेता थे ठाकुर बलदेव सिंह जी, और भी बड़े थे, एमएलए थे, ऋषि जी, शिवचरण गुप्ता जी, चमन लाल जी, भगवत स्वरूप जी। तो उनका एक प्रयास रहता था कि अगर ये प्रवास में साथ चले तो अच्छी बात है, लेकिन मैं जरूर चलना चाहिए। अच्छा। कुछ मन से लगाव था और बड़े खुल के बात मेरे साथ करते थे। तो मर जाना था, मड़ के रास्ते में एक चो पड़ता है। आपका नाम भी कुछ खास बुलाते थे। हाँ, वो चंद्रभान पहले बोलते। याद आता था जब मैं याद किया मैं चंद्रमोहन हूँ, तो फिर चंद्रमोहन बोलते। या कोई चंद्रभान का मित्र रहा होगा या कोई क्लास फेलो रहा होगा, तो चंद्रभान उनके मुंह चढ़ा हुआ था। चंद्रभान, फिर उसे चंद्रमोहन। तो मड़ से चो क्रॉस करना था। चो नाम सुन के हंसने लगे। कहते पूरे देश भर में घूमता हूँ, किसी नदी नाले का नाम मैंने चो नहीं सुना। हमारे डोगर में इसको चो बोलते हैं। फिर उसको क्रॉस करना था, सब ने अपने पजामे वगैरह ऊपर कर लिए, पानी इतना इतना होता कमर तक। तो मैंने 2 कार्यकर्ता गए, अटल जी को उठा लेते हैं। तो इनको थोड़ा पैदल चलना था, उठा लेते हैं। तो उन्हें पीछे उन्हें धोती अपनी ऊपर की, पानी में उतर गए। जो उठाने वाले कार्यकर्ता थे, क्या लगे आप उठाने के लिए कहा है, कहना इसको उठाओ।
अच्छा। मैं इसको उठाओ, मैं तो चला जाऊंगा बीच में। खैर हम भी बीच में चले गए। तो फिर कहा लगा चो नाम का एक जर्नलिस्ट है तमिलनाडु में, जो अच्छा। राष्ट्रवादी है, तो मुझे उसका नाम याद आता है। तो अच्छा। चो पे बड़े हंसे वो। हाँ। दरिया चनाब में जब पुल टूट गया था, हम्म। तब किश्ती में मेरे साथ दरिया चनाब क्रॉस करके अखनूर भी गए थे वो। अच्छा। और तब भी उन्हें कहा था कि पुल बनवाना पड़ेगा यहाँ, हम्म। और पक्का पुल बनवाना है, ऐसे ढंग से बात करते थे, उनका स्टाइल था ऐसा। हम्म। तो मैं काफी उनके साथ घुमा हूँ काफी। और मुझे नहीं लगता कि बहुत कम क्षेत्र है जम्मू कश्मीर जहाँ मैं उनके साथ नहीं गया। हम्म। तो उनके साथ साथ सब जगह घुमा हूँ। बहुत सी छोटी छोटी बातें, जैसे आपने बताया वो मोती बाजार के अच्छा, वो दोबारे। क्या खास था? वो भी मैंने सुना है कि उनको यहाँ के वो पकोड़े हाँ चाट हाँ, वो बहुत पसंद थे। वो क्या खास वाक्य? अगर वो कच्चूनी दफ्तर में कभी आ जाएं जी। और चाय का माहौल बने, जी। तो ये कहते थे कि मोती मोती बाजार या मोती मार्केट में कंफ्यूज हो जाते थे। जी। मोती कौन सी जगह है, वहां से वो दोबारे पकोड़े वो चटनी लेके आओ मूली अच्छा। वाली, वो मंगवाते थे। हाँ उनके हाँ। उनका शौक था खाने का, ये ऐसा था। एक बार हम शिवचंद्र गुप्ता जी के, हल्की फुल्की बातें आपने शुरू की तो जी मैं जी जी करता हूँ। जी जी। शिवचंद्र गुप्ता जी के घर हम हाँ हाँ। डिनर कर रहे थे सब के सब। जी। लाला शिवचंद्र जी स्वर्गीय बेचारे, वो क्या करते थे, हम्म। उनको भी स्वादिष्ट चीजें खाने का बड़ा शौक था। अच्छा। इतनी बड़ी प्लेट भर के आइसक्रीम लेके आए। अच्छा। तो अटल जी कहा, शिवचंद्र जी हाँ आपका पेट फट जाएगा, आपका इतना वजन है, हाँ और ये वजन बढ़ाने वाली चीजें आप खा रहे हो, हाँ छोड़ो इसको, आइसक्रीम थोड़ी सी लो। उन्हें प्लेट छोड़ी हाँ। और थोड़ी आइसक्रीम लेने के लिए, तब तक अटल जी वो सारी प्लेट खा ली। अच्छा। अच्छा, मतलब वो स्वयं खुद भी खाने के शौकीन थे। स्वयं खा ली वो प्लेट हाँ। सारी। सब लोग हंसना शुरू हो गए, कहते ये है स्वादिष्ट है जम्मू की आइसक्रीम। पर इस तरह की हल्की फुल्की बातें करते थे वो बीच में। अच्छा, वो एक वाकया था जो आप हमें बता रहे थे कि एक बार आप 70 लोगों को साथ लेके प्रधानमंत्री निवास पर चले गए अचानक से। वो क्या वाकया था? मुझे पता नहीं, वो जैसे मेरे साथ खुल के बात करते थे, जी। बड़ा उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता था, और मैं भी खुल के बातें करता था उनके खिलाफ, उनके साथ। हम्म। तो दिल्ली पहुंचे हम 70 लोग, तो हमने समय नहीं लिया था प्रधानमंत्री अच्छा, तो वो कार्यालय में। प्रधानमंत्री थे? जी। अच्छा। तो सीधे वो प्रधानमंत्री वो सेवन रेस कोर्स में हमने गाड़ियां खड़ी की। जी। तो सिक्योरिटी वाले सिटी में जाने लगे, गाड़ियां मत यहाँ खड़ी मत कीजिए। हमने कहा उतरना है, हम्म। उतर गए। उनको ये प्रश्न था कि इतने लोग आए तो उन्हें समय लिया होगा। जी। तो सब लोग खड़े थे, तो मैंने देखा, मुझे ऐसे लगा, हम्म। थोड़े गेट से झलक पड़ी कि जो रिसेप्शन है वहां पे अटल जी स्वयं आए हुए हैं। अच्छा। तो मैंने एक विश्वास मन में था कि मैं सामने जाऊंगा तो अटल जी कोई बुला बुला लेंगे। हम्म। दौड़ के गया मैं उनके पास, हम्म। नमस्ते की। वो पत्र पढ़े थे कुछ ने। हम्म। मैंने कहा अटल जी नमस्ते यार, हम्म। आप कहाँ आ गए यहाँ? हम्म। मैं जी मिलने आ गए। ऐसे जी। मिलने आ जाते हैं, ये प्रधानमंत्री निवास है, इतनी सिक्योरिटी है, और आए भी जम्मू कश्मीर से। जी। तो ये ऐसा तरीका थोड़ी है। मैं भी झिझक गया, मैं भी कैसे इनका ऐसा अनएक्सपेक्टेड व्यवहार था। हाँ। फिर जोर से खड़ा कहा, आ जाओ आ जाओ आ अच्छा जाओ। अच्छा। सबको ले गए हाँ। बाहर बरामदा। तब उन्होंने घुटनों को अपना घुटनों का ऑपरेशन कराया ऑपरेशन था। करवाया था। जी। तो वो बरामदे में बिठाया सबको, कुर्सियां लगवाई, बिठाया। हम्म। अब 2 कुर्सियां लगी थी वहां। तो उन्होंने 2 कुर्सियां लगाई थी, कि मेरे लिए कि अपने लिए। अच्छा। हालांकि लाला हमारे स्वर्गीय हंसराज डोगरा जी एमएलए जो रहे, उनके जी। घर में 100 बार इन्होंने भोजन किया होगा। जी। पता नहीं क्या बात थी, उनको कम पहचान रहे थे अच्छा। अटल जी। तो सारी बात मुझसे ही बात कर रहे थे, क्योंकि मैं ज्यादा उनके साथ रहा हूँ। जी। तो कहते परिचय करा दो, तो मैं परिचय कराता गया। हम्म। अब मैं खड़ा था, मैंने हंसराज डोगरा जी को इशारा किया, सीनियर थे, उम्र में बड़े थे, क्या मैंने कहा बैठ जाइए। कुर्सी बैठ जाइए। अच्छा। मैं खड़े खड़े पहचान कराता रहा साहब की, उसमें समय लगा बड़ा। तो तब तक अटल जी ने अपने किसी अटेंडर को कहा कि कुर्सी एक और लेके आओ। जिसने कुर्सी लाई, उन्हें रखी मेरे से लगभग की 1 फुट पीछे। जी। तो जब मैं बैठने लगा, तो कुर्सी पीछे में गिरने लगा। तो अच्छा। उन्होंने हाथ पकड़ लिया, हाँ। कहते जब तुम्हें कुर्सी दी थी हाँ। उसमें तुम बैठे नहीं, उनको दे दी, अब खुद गिरने लगे हो। कुर्सी किस्मत में शायद नहीं है तुम्हारे। अच्छा। तो कह दी उन्होंने, ठीक है। तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती थी। साथ साथ कुछ बातें ऐसी भी थी काम की। जी। विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वालों ने लाल चौक में झंडा चढ़ाने का कार्यक्रम किया। ठीक। अटल जी जम्मू आए थे, जी। सब लड़कियां लड़के इकट्ठे होकर आए गेस्ट हाउस में अटल जी को जी। मिलने। हाँ। और एक उनमें से, मुझे उस बच्ची का नाम भी याद नहीं है वैसे, तो उसने कहा अटल जी हमने रास्ते में उर्दू के सारे बोर्ड तोड़ दिए, अच्छा। हम नहीं, उर्दू नहीं चलने देनी। हाँ। कहते किसने कहा आपको उर्दू के बोर्ड तोड़ो? उर्दू भारत की भाषा है, अच्छा। हमारी भाषा है, भाषाओं से कोई लड़ाई नहीं है हमारी। तो ये आपने गलत किया, मैं इस पर खुश नहीं हूँ। वही अटल जी जब विदेश मंत्री बन के जनता पार्टी सरकार में गए यूएनओ में, तो हिंदी में भाषण किया पहली बार। किसी भारतीय नेता ने, नेहरू जी जाते थे, बहुत से लोग जाते थे, वो अंग्रेजी में भाषण करते। हाँ, हिंदी में भाषण करना पहले वहां व्यवस्था करनी पड़ती है कि जो आप हिंदी में बोलोगे उसका अंग्रेजी में अनुवाद लोगों को मिल जाए जो हिंदी नहीं जानते। सारी व्यवस्था करा के हिंदी में पहली बार उन्होंने बोला, और भी कविता भी लिखी उसके ऊपर कि अंग्रेजी के घर तोड़ो, यूएनओ में हिंदी बोली, ऐसे कुछ कविता भी उन्होंने लिखी हुई है जिसका मैंने भी अनुवाद किया है। तो पहली बार उन्होंने हिंदी में वहां बोला।
सारे देश ने बड़ा अच्छा चंद्रमोहन जी, आप भी बता रहे थे और हमें भी काफी लोगों से ये थोड़ा जानकारी मिली थी कि अटल जी जम्मू को लेकर खास तौर पे कुछ लगाव था उनके पास। जम्मू कश्मीर को लेकर तो था ही, क्योंकि पर वो जम्मू को लेकर ये चाहते थे कि जम्मू को उसका हक मिले। उनको पता था कि जम्मू ने बड़ी मार खाई है। 1953 में हमारे 14 नौजवान तिरंगा झंडा लहराने के लिए जब सरकारी बिल्डिंग पर चढ़े आंदोलन में, तो गोलियों से भून दिया गया उनको। बिल्कुल। कितने लोग अंधे हो गए, कईयों को जम्मू कश्मीर निकाल दिया गया, वो वापस आ ही नहीं पाए। तो जम्मू का जो दर्द था और इतना अत्याचार, इतना लाठीचार्ज, गोली चलाना, महिलाओं पर अत्याचार हुए बड़े, तो अटल जी के मन में वो छप गए थे कि जम्मू ने बड़ी सेक्रीफाइस की है। इसलिए जम्मू के लिए उनका एक प्यार अलग से था। डोगरी को इंस्टीट्यूट बुलाने की बात मैंने आपसे निवेदन की। उनका यह कहना था कि जम्मू के साथ जो बेइंसाफी हो रही है, इसका मुख्य कारण आर्टिकल 370 है, इसको हटाना पड़ेगा। जब तक आर्टिकल 370 रहेगा जम्मू को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जितनी देर वो राजनीति में रहे, आर्टिकल 370 हटाने की कोशिश करते रहे। जबकि बदकिस्मती से जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो हमारी अकेली सरकार नहीं थी। उसमें वो पार्टियां भी थी जो 370 लगाने के हक में थी, तो वो कंसेंसस नहीं बन पाता था। लेकिन प्रयास उनका रहता था कि आर्टिकल 370 हटाया जाए। अब हटा है तो मेरे को लगता है कि स्वर से वही आशीर्वाद दे रहे हैं कि यार 317 हट गया है। अच्छा चंद्रमोहन जी, आप बता रहे थे कि अटल जी का खास तौर पे एक तो उनका बहुत खास था कि वो अपने भाषणों में भी कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई शिक्षा दे देते थे, और अपनी बातचीत में भी। आपने एक दो वाकया बताए थे कि आपको जैसे एक बातचीत में उन्होंने ऐसे कोई सीख दे दी। एक बार आपका कुछ फॉरेन जाने का कोई प्लान बना, तो आपने जावड़ेकर जी को अपनी जगह कहा कि ये जाएं, वो क्या वाकया था? वो उन दिनों ये क्यूबा देश है, अमेरिका के पास, कम्युनिस्ट कंट्री है, उसकी राजधानी हवाना। हवाना में वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। तो कम्युनिस्ट कंट्रीज, हमारे भी कम्युनिस्ट जो लीडर थे, यूथ लीडर, जा रहे थे। जनता पार्टी जो थी उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, हमारे भी थे, मिला जुला था सारा सिस्टम। तो उसमें भी सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोग थे। तो उनका ग्रुप तो तैयार हो गया। अब हमारी बारी नहीं आती थी, तो हमें भी लगा कि विदेश में हमको भी मौका मिलना चाहिए। तो युवा मोर्चा की मीटिंग थी, अटल जी अध्यक्ष थे, तो उनके बीच में बैठे बैठे हमारी बात हुई। अटल जी, सबको मौका मिलता है बाहर जाने का, हम क्योंकि राष्ट्रवादी विचार के हैं और हमें मौका नहीं मिलेगा। कि नहीं, वो कहते हैं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ये तो कम्युनिस्टों का घोंसला है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज करते हैं कॉन्फ्रेंस यूथ की, उसमें हम आपको भेजेंगे। ऐसे घूमते घूमते नजर मुझ पर पड़ी। कहने लगे, अभी एक मुझे चिट्ठी आई है यूएसए से, तो ये जम्मू कश्मीर का जो प्रतिनिधि है, तो नाम लेके बोला चंद्रभान, ये जाएगा जी। मुझे खड़ा किया, पासपोर्ट मैंने कहा अभी तो नहीं बना। फिर उनके सहायक होते थे शिव कुमार जी, डॉक्टर शिव कुमार, जो उनके पर्सनल फिजिशियन भी थे। अच्छा। तो शिव कुमार जी, इनका तुरंत बनवाइए पासपोर्ट, वीजा वगैरह लगाए इनका। और दिसंबर की बात है, फरवरी में जाना था वहाँ। हो गया। तो फिर रात को मेरे पास जिस रूम में मैं हम लोग ठहरे थे, वहाँ स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, दो तीन और लोग थे, मुझे उनके नाम याद है, दीनानाथ तिवारी, हरिचंद चौरड़िया, ऐसे कुछ लोग आए। कहने लगे, जी आपसे निवेदन है, आप अपना नाम विड्रॉ कर लीजिए और प्रकाश जावड़ेकर जी को जाने दीजिए। प्रकाश जावड़ेकर सुनेंगे तो उनको याद आएगा इस बात का कि बाद में कभी इस बारे में बात नहीं। कहते हैं कि इनके दिल में कोई छेद है, शायद इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ये यूएसए में चेकअप होना है। उन दिनों भारत में इतनी एडवांस सर्जरी नहीं होती थी, तो इनको एक बार जाने का मौका दो। अब बीमारी की बात है और मित्र भी है हमारे, तो मैंने कहा ठीक है। तो कह रहा अटल जी के पास चलना है, चलो। वहां जाके कहने लगे आप बात करो। तो मुझे लगा कि अटल जी ने निर्णय दिया और मैं उनसे बात करूं तो पता नहीं ठीक रहे। मैंने ही बात की, मैंने प्रकाश जावड़ेकर जी के दिल में ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं सोचता हूँ मेरी बजाय ये चले इस बार। आप मान गए इनके साथ? मैं कहा मान गए। अच्छा। चुप हो गए और गुस्से से देखने लगे। इनको तो मैं वैसे ही भेज सकता था, आपने मेरी बात को टाल दिया, मेरी बात नहीं रखी, आपने इनको क्यों हाँ करी? मैंने ठीक है जी, मैं चला जाता हूँ, इनको उसके बाद भेज देंगे आप। अब नहीं हो सकता, अब उनके साथ मान के मैं नहीं पूरा बनना है। तो फिर उन्होंने कहा कि तो जब मौका मिलता है छोड़ देते हो। आज आपको उनकी ये बातें याद आती होंगी कि बहुत बार मौका मिला, एक तो कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए, दूसरा मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा चंद्रमोहन जी, कभी ऐसा हुआ है कि उनके किसी जन्मदिन पे आप उनसे मिले हो, या कोई उनकी जन्मदिन के दिन आप उनके साथ रहे हो? 2-3 बार तो हुआ ऐसा। लेकिन एक बार जब बाद में बीजेपी सरकार खत्म हो गई, एक वोट से हार गई थी जी, उससे लगभग वो लास्ट सेशन था, तो सेशन 3-4 दिन पहले 25 दिसंबर उनका जन्मदिन आता है जी। मैं 1 साल पहले से उनकी कविताओं का डोगरी में अनुवाद कर रहा था, मेरा अपना शौक था जी। मैंने रामधारी दिनकर की किताबें भी तो कविताएं ट्रांसलेट की हुई हैं, तो वो मैं किया होता, लेकिन फाइनल नहीं मैंने किया। 2-3 कविताएं रहती थी,
37 कविताएं हमारी तैयार हो गई थी। मेरे मन में आया कि उनका जन्मदिन है तो डोगरी शुरू में आ गई है, जी। तो हम अपनी तरफ से भेंट करें डोगरी जी। की ओर से, डोगरों की ओर से। अब वो 37 कविताएं जो थी उनको दिल्ली में रह के प्रिंट कराना, पब्लिश कराना कोई आसान नहीं था मेरे लिए। तो वहाँ जेके हाउस के बाहर एक टाइपिस्ट बैठते हैं जो हिंदी अंग्रेजी टाइप करते हैं। मैंने उनको अप्रोच की कि डोगरी में टाइप करना है। कहते मुझे डोगरी लिखनी नहीं आती है। मैं उनके पास बैठा, मुझे लगता है कि शाम को 4 बजे करीब मैं बैठ गया उनके पास, और रात भी लगभग पूरी हुई। वो बेचारा बैठा रहा टाइप वाला। सवेरे जाके उसने धीरे धीरे, कुछ कमियां फिर भी रह गई, मैंने स्पाइरल बाइंडिंग करवाई 4 वॉल्यूम उनके, और वो कविता लिखे लेके मैं चला गया अटल जी के 25 तारीख को जन्मदिन पे। अच्छा। अब मैं तो जा नहीं सकता था, प्राइम मिनिस्टर हाउस में सब कुछ जा नहीं सकते। मैंने चमन लाल से बात की, कहते मेरे पीछे गाड़ी आ रही है, उसमें बैठ जाओ जी। हम 2 लोग थे, गाड़ी में बैठ गए। ठीक। जैसे ही अटल जी की कोठी पहुंचे तो उनकी गाड़ी तो आगे चली गई, वो मिनिस्ट्रियल गाड़ी थी, झंडी लगी थी। हमारी गाड़ी को रोक लिया उन्होंने, बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी वहां पे। हालांकि रश बहुत था, लेकिन वो वही लोग थे जो इन्वाइटेड थे जी। अब हम क्या करें, उतर गए गाड़ी से, तो अंदर जाने कोई रास्ता नहीं था। हमने वो वॉल्यूम दोनों पकड़े हुए थे चारों। इतनी देर मदन लाल खुराना जी, उनका भी बड़ा प्यार रहता, मेरे साथ रहता था, वो बेचारे दुनिया में नहीं रहे। तो खुराना जी तब बने थे राजस्थान के गवर्नर। ठीक। तो मैंने खुराना जी बधाई है, तो उन्होंने ऐसे हाथ हिलाया। तो मैंने सिपाही को, वो कह रहे आ जाओ, सिपाही छूट गया, चले गए अंदर। चले गए अंदर, तो पहुंच गए वाजपेयी जी के पास। मैंने कहा जी आपकी कविताओं का डोगरी अनुवाद है ये, पढ़ के सुनाओ। तब मुझे वो कविता याद थी, जम्मू की पुकार, उसका नाम मैंने जम्मू की पुकार रखा था। पढ़ के सुनाई तो ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने किताब को माथे से लगाया और साइड पे रख दिया। धन्यवाद किया, मैंने भी प्रणाम किया, इशारा किया वहाँ पार्टी वार्टी चल रही है, चाय चाय पियो जाके। अच्छा। हम आ गए वापस। तो वो जन्मदिन था, थोड़ा समय उनके साथ निकला था। तो बाकी यहाँ उनका जन्मदिन आते ही थे हर वर्ष। जनरल जी, जो क्योंकि आप भी कविताएं लिखते हैं, मतलब एक लेखक हैं, एक कवि हैं। वाजपेयी जी भी बेसिकली नेचर से एक कवि ही थे, नेता प्रधानमंत्री बनना ये बात की बात है। आपका उनके साथ लगाव का कारण ये तो नहीं था, क्योंकि जो लोग क्रिएटिव लोग होते हैं, एक तो मैं डोगरी बोलता था और डोगरी सुनने में उनको अच्छा लगता था। हर बात का इसमें डोगरी में क्या बोलते हैं, डोगरी कैसे बोलेंगे इसको, ये मुझे कहते रहते, मैं भी बोलता रहता था। दूसरा, जब ये कविताएं लिखी उसके बाद उनको ज्यादा ही हो गया कि भाई ये, उन्होंने फिर वो जो मैंने वॉल्यूम दिया ना स्वर्गीय पद्मा सचदेव को भी दिया था वो। अच्छा। कमेंट्स के लिए, तो एक को भी लगाव हो गया था। सब कुछ कुदरती बात होती है, पिछले जन्म के संस्कार होते हैं। किसी से कहते हैं ना, कभी तो ये दिल नहीं पाते, कहीं से निकला है जन्मों के नाते, ये ऐसा होता ही है। तो अब मेरे दिल्ली से जितने नेता थे, सबसे बड़ा लगन थे, इनके साथ ज्यादा ही था। उनको भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि यार इसको साथ ही रखो अपने, मतलब वो वाइब्स मिलना या दिल मिलने की बात है, जिससे मिल जाए तो फिर वो रिश्ता बन जाता है। वो समझाते बहुत है, टूटे मन से कोई ना, उसका था छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ऐसी ऐसी बीच में कविता सुनाते रहते थे। जो उन्होंने, ये जो आपने उनकी हिंदी कविताओं का डोगरी अनुवाद किया, ये उनका प्रपोजल था, उनका मन था, या आपने उन्हें कहा? नहीं, मेरे अपने मन से। अच्छा, मेरे अपने मन। तो जब आपने उनके सामने ये प्रपोजल रखा तो कैसे उन्होंने? वो मैंने ये भी कहा, अटल जी आपकी कविता का किसी भारतीय भाषा में पहला अनुवाद है। अच्छा। खुश हूँ इस बात में। अच्छा। मैं इसके बाद पूरे देश में हो जाएंगे अनुवाद। मैंने कह तो दिया, पता नहीं बाकी लोगों ने किया नहीं किया। मुझे उनकी बातों से बड़ी प्रेरणा मिलती थी। मैं आपको बताऊं, अब बात तो अटल जी की करनी चाहिए थी, अपनी नहीं करनी चाहिए थी, पर कुछ करनी आवश्यक है। जब मैं इंटरव्यू सेंटर में गया, इमरजेंसी में वारंट निकले थे मेरे, 20 में रिटायर हुआ, मुझे पकड़ के इंटरव्यू सेंटर ले गए वो पुलिस वाले। इमरजेंसी में आप कहाँ, जम्मू में जेल में थे? स्पेशल जेल जम्मू, और 24 दिन में रहा इंटरव्यू सेंटर तालाब तिलो में। ठीक। तो अंदर ले गए तो नेचुरली हर किसी ने सुना था कि इंटरव्यू सेंटर में इंटरोगेट करते हैं, बिल्कुल टॉर्चर करते होंगे, क्या करते हैं। हम तो ये कहानी सुनते कि बिजली शॉट लगाते हैं, क्या करते हैं, भगवान ने बचा के रखा। तो शाम को वो लेके गए मुझे, पकड़ने के थाने से बाहर निकला तो कचरे में खड़ा हो गया। उन्होंने मुझे हथकड़ी लगाई थी, एक सिपाही बंदूक वाला, एक खाली, उसके पास वो वॉकी टाकी थी, और एक जीप आनी थी जिसमें बिठा के उन्होंने मुझे लेना था। मेरे पास बैग था, और बीच में मुझे एक रिफल मिल गया था पेन का। मैंने उससे अपने फादर को चिट्ठी भी लिखी थी, उन्होंने बड़ी देर अपने पास रखी, और वो पेन से मैंने लिख दिया, जयप्रकाश नारायण जिंदाबाद, कुर्ते पर एम्बुलेंस हटाओ। तो जब मैं बाहर खड़ा हो गया तो लोग पढ़ना शुरू हो गए, तो पुलिस वाले कहने लगे ये क्या कर दिया आपने, इधर हजूम इकट्ठा हो जाएगा। पुलिस वाले बड़ी, एक तो मुझे पता है लास्ट स्टूडेंट तो बड़ी वीरमरता से बात करते हैं मेरे साथ। मैंने उस थोड़ी देर, आप छात्र थे? हाँ, तो वो रख लिया, तौलिया रख लिया इसके ऊपर। फिर लोग जाते थे, कहते जी कुछ लोग पहचानते थे, जम्मू के छोटा शहर है, कि यार पढ़े लिखे लोगों को पकड़ लिया इन्होंने, ये गलत किया, ये पुलिस गलत कर रही है। तो पुलिस वालों को लगा कि यहाँ खड़े रहना ज्यादा ठीक नहीं है, लोग इकट्ठे हो जाएंगे।
जीप उनकी आ नहीं रही थी। कच्ची सोनी अगर आपने देखा तो चौक तो उसके सामने पान की दुकान है, बिल्कुल है, बहुत पान की दुकान पे 4-5 लड़के खड़े थे, मेरे क्लास फेलो भी थे, मेरे दोस्त भी थे। मैं उनको हाथ हिला रहा था, वो उधर मुंह कर रहे थे, कोई मेरे से आंखें नहीं मिला रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे पहचान नहीं रहे, पहचानना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें सबको डर था कि पुलिस वाले किसी को भी बिना पूछे जेल के अंदर डाल देते थे। नो अपील, नो वकील, नो दलील, कुछ होता ही नहीं था, सब अवॉइड करते। फिर मैंने उनको, मुझे मेरे बड़े भाई साहब थोड़ा एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, एडवोकेट है, उनको थोड़ा ज्योतिष का बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो मुझे पहले कहते थे कि तेरे ग्रह ऐसे आ रहे हैं, तू जेल में जाएगा, बड़ी देर रहेगा, अच्छा। और पुलिस तुझे हथकड़ी लगा के शहर में घुमाएगी, मगर तेरी बेइज्जती नहीं होगी। तो वही हुआ, और एक बड़ी सुंदर सी औरत तुम्हारी शिकायत करी, जिसके कारण पुलिस में पकड़ेगी। अब वहां मुझे उनकी बात याद आ गई कि मैंने कहा शहर में घुमाना ही है, बेइज्जती नहीं होनी, तो ऐसे करो। मैंने पुलिस वालों को कहा जीप अभी आगे नहीं, तो चलो पैदल आ गया, चलते हैं। तो जब चले तो मैंने नारा लगाना शुरू कर दिया, भारत माता की जय, जय प्रकाश नारायण जिंदाबाद। कोई जवाब नहीं दे रहा था, अकेला ही बोल रहा था, अकेला ही बोले जा रहा था। जब मैं तो आ गया तो वो जो लड़के मेरे नजर नहीं मिला रहे थे, वो पीछे तालियां बजा रहे थे मेरी सपोर्ट में। सामने नहीं, जब हम आगे निकल गए। ऐसे रणवीर लाइब्रेरी के पास हुआ, ऐसे ही परेड ब्राह्मण सभा में हुआ, लोग ऊपर खड़े थे, कोई मुझे देख नहीं रहा था, उधर मुंह कर रहे थे, लेकिन जैसे मैं गुजर रहा था तालियां बजा रहे थे। तो सीरी चौक तक मुझे ये साइलेंट रिस्पांस जम्मू के लोगों को मिला। सीरी चौक नहीं, गुम्मट के नीचे, वहां फिर जीप आई, मुझे बिठा के ले गए। अब रात का अंधेरा, और इंटरनेट सेंटर की स्थिति ये थी कि इतना इतना घास था, मच्छर और सांप बिच्छू थे वहां, और जैसे सिपाही बताते हैं कि सांप इतने निकलते हैं, कोई ड्रेसिंग नहीं थी वहां कंपाउंड की। मुझे बिठा दिया उन्होंने कमरे में। अब इंटरनेट सेंटर की पुलिस और पकड़नगर थाना की पुलिस में लड़ाई होगी आपस में। अच्छा। कि आप शाम को लेके आए हो, हमने अपनी एंट्री बंद कर दी है, हम डाइट कहाँ से देंगे और कैसे। अब वो कहते हैं जी अब हम रवानी डाल दें, वापस नहीं जा सकते। बड़ी बहस, गालियां निकाले थे एक दूसरे को शराब पी हुए। मैं चुप कर देख रहा था। अब पूरे दिन से मैं भूखा भी था, जो मेरे लिए घर से खाना देने वापस भेज दिया कि इंटरव्यू सेंटर जा रहे हैं, तो वहां भी कुछ नहीं, चुप कर बैठा हुआ था मैं। फिर पकड़ने के थाने वाले ये कह के गए कि हम खाना इसलिए बेचते हैं, तो ये वाले कहने के कोई नहीं आएंगे, चोर हैं, ये नहीं आएंगे। खैर चले गए। वहां एक सिपाही था जिसने हमदर्दी करके मेरे लिए कप चाय लेके आया, कहता मैं ये दे सकता हूँ आपको। चाय का कप उसने भी दिया। जैसे ही मैं चाय सिप करने लगा, एक मक्खी आई, डाइव कर दी। अब मक्खी को नहीं पता था मैं वेजिटेरियन हूँ। मैंने चाय का कप छोड़ दिया, डोल दिया, फेंक दिया मैंने। मैंने चाहे उस सिपाही सोचेगा कि इसने चाय भी नहीं पी। फिर इंटरव्यू सेंटर में रखा, उन्हें सेल में बदबू, उन्हें तैयारी नहीं की थी मेरे आने की। गंदगी, सड़े हुए कंबल, बदबू, बर्तन गंदे, मच्छर वो गिरी सारी। तब मैं परेशान हो गया कि कैसे मैंने यहाँ टाइम काटना है इस कमरे में, इतनी बदबू में। और फिर 7 बजे के बाद वो बाहर बोले नहीं देते। वहां रात 7 बजे शुरू होती है, हम घर में 11-12 बजे सोते थे। तो ऐसे कैसे करना, मच्छर मक्खी। तो फिर मुझे अटल जी कविता याद आ गई कि टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। ये बड़ी एक प्रेरणादायी मंत्र था। तो मैंने सोचा ये जो मेरे साथ ये व्यवहार हो रहा है, ये इंटरोगेशन का हिस्सा है, पुलिस टार्चर का हिस्सा है, ऐसा बर्दाश्त करो। अब मैं कितने दिन रहना यहाँ पता नहीं, तो सब बर्दाश्त करना है। तो ये पार्ट ऑफ दैट टॉर्चर मैंने समझ। हालांकि हमारे मोदी जी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन स्वभाव अपना अपना होता है। तो अटल जी बड़े खुश रहने थे, उनके साथ टूर करो तो बोर नहीं होने देते थे, भूखे नहीं रहने देते थे, ठीक है ना, साथ खाते हैं, खिलाते हैं, जा रहे हैं। तो अटल जी का तो एक स्वभाव ऐसा था, बड़ा मजाकिया सा, बातें भी सुनाते थे। मुझे कहने तूने लॉ किया, मैंने कहा था, मैंने भी लॉ में एडमिशन ली थी, कानपुर लॉ कॉलेज में दाखिल हो गया। मैं वकील बनना था, चला गया। मुझे हॉस्टल मिला, हॉस्टल के कमरे में गया, तो मैंने कहा दूसरा स्टूडेंट मेरे साथ कौन है, तो मेरे पिताजी। नहीं, अटल जी के पिताजी ने भी लॉ में एडमिशन ली थी, कृष्ण बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, दोनों के बेड साथ साथ। तो बे अजीब संयोग थे। ऐसे संयोग उनकी जिंदगी में कौन कौन से आते, वो बताते रहते थे। तो फिर प्रचारक बन के संघ के। और जिन दिनों डॉक्टर मुखर्जी की या दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु हुई, उन दिनों कितना दुख था उनके ऊपर। नया नया संगठन स्टार्ट हुआ था, और ये 2 लोग मैंने चले गए। कैसे हालात थे, बड़े भावुक हो जाते थे, कैसे हम। फिर क्या होता था कि अटल जी और अडवाणी जी को उन दिनों फिल्म देखने का शौक होता था जी। एज भी उस तरह थी, फिल्में बड़ी अच्छी आती थी, नया दौर, इस प्रकार की स्टैंडर्ड की फिल्में आती थी। तो ये 9 से 12 फिल्म देखने जाते थे रात को। और जिस कार्यालय में ठहरते थे, वहाँ सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशवाहा ठाकरे प्रचारक सख्त बड़े होते थे। वो कहते 10 बजे तक आ जाओ, तो दरवाजा बंद कर देंगे, बाहर ही रहना पड़ेगा। अडवाणी जी का तो घर था, उनका परिवार था। अटल जी ने कई रातें, कई बार रामलीला ग्राउंड के बेंच में रात को सो के गुजारी इन्होंने। सवेरे कार्यालय में आ जाते थे। शुरू में काम साइकिलों पे किया, लखनऊ में भी, जम्मू में से लखनऊ में बड़ा काम किया साइकिल पे। जीप नहीं होती पार्टी की। फिर जब जीप आ गई तो मुझे ये स्मरण है कि एक पब्लिक मीटिंग में ये गेट पर लेट पहुंचे। लोग कहने लगे अटल जी इतनी देर से आए,
कहता है क्या करता है, हमारे पास एक ही जीप है, जीप हमारी है, सड़क कांग्रेस की है, तो खड्डों से निकल के पहुंचने से पता लगता है। मतलब बड़ी बात इस तरह से, जो कहते हैं हिंदी में कहते हैं आशु कवि। आशु कवि वो होता है जो बोलता है कविता ही बनती है, वो आशु कवि थे। यहाँ पे शायद आप स्मरण होगा कि नहीं होगा, यहाँ ऑल इंडिया रेडियो में कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे जीत सिंह, हरियाणा के थे। तो उनका झुकाव लोक दल की तरफ ज्यादा रहता था। एयरपोर्ट पे है, बस स्टैंड पे, तो एयरपोर्ट पे आए तो अटल जी आए, तो अटल को पूछना क्या आपका एनसी के साथ तालमेल है? क्यों, कैसे होगा, हमारा उनके साथ तालमेल कैसे हो सकता है? कहते हैं ओपन नहीं वैसे, कितना ना ओपन ना गोपन, मतलब गोपन का ऐसे उनके मुंह से शब्द निकलते थे, ऐसे शब्द निकलते थे। और एक्शन भी ऐसा होता था, अगर फिल्म लाइन में होते बड़े अच्छे एक्टर भी होते, एक्शन उनके ऐसे जबरदस्त लोगों को पसंद करते थे। जब वो परेड में जलसा होता था, मैं स्टेज सेट होता था। अब थोड़ी सी अगर आपको रुचि हो तो बात सुनाऊं मैं। जब 1974 में शेख अब्दुल्ला को कांग्रेस सरकार बैकडोर से चीफ मिनिस्टर बना रही थी, सरकार मेजॉरिटी कांग्रेस की थी, शेख अब्दुल्ला लायर चीफ मिनिस्टर बना रहे थे, और शेख अब्दुल्ला कह रहा था कि मैं 1953 के पहले की परिस्थिति लाऊंगा जम्मू कश्मीर में। हम उसके खिलाफ थे। अटल जी कहते थे कि 1953 में जो प्रजापक्ष आंदोलन हुआ था उसके कारण तो वो अरेस्ट हुए थे, सरकार उनकी गई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं 53 से पहले की स्थिति लाऊंगा, तो ये कहते हम भी 53 से पहले स्थिति में आ जाएंगे, यानी हम नहीं आपको हटा फिर हटा देंगे। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे शेख अब्दुल्ला आ रहे थे, अटल जी बैठे थे। अटल जी देखे अच्छा आप भी हैं? कहते हैं अभी हम भी हैं, ये उनका स्टाइल था, हम भी हैं। तो वो इसका बड़ा मीनिंग था उसका, इस बात का। तो उनका स्टाइल था बात करने का, यहाँ स्पीच करते बोलते थे, चुप हो जाते थे। और मैं देखता था जो सामने बैठे लोग सांस बंद करके सुन रहे हैं अगला शब्द क्या बोलेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, चुप। अगर वो 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड चुप रहे तो सब लोग चुप करके मुंह खोल के देखे हुए अगला शब्द क्या बोलेगा। ऐसे कभी कभी कोई गायक करता है, ओरेटर नहीं करता ऐसे। तो ओरेटर के शब्द पर रुक जाए, सांस रुक जाए लोगों का अगला क्या बोलेंगे, तो बड़ी ना भूतो ना भविष्य, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं कोई और। आखिरी मुलाकात कब हुई अटल जी से आपकी? जब बीमार थे, वो बड़ी मुश्किल से पहुंचा मैं वहाँ। सब लोग कहते नहीं मिली है जाने दीजिए। खैर मैं पहुंच गया वहाँ किसी तरीके से। तो कोई थे मेरे पहचान के, उन्होंने मुझे अंदर पहुंचाया। तो अंदर पहुंच गए तो वो जो मुझे साथ लेके गए थे वो कहने लगे जम्मू से चंद्रमोहन शर्मा आए हैं। तो अटल जी पहले आंखें नहीं खोली, बिल्कुल गला तो उनका चलता ही नहीं था ना, वोट का कार्ड निकाल दिया था उनका। मैं ये सोचता था कि एक आदमी जिसकी भाषण सुनने के लिए लोग 10-20 किलोमीटर से आते थे, आज वो शख्स बोल ही नहीं सकता। बड़ा दुख हो रहा था मुझे देख के उनको। मुंह भी पतला हो गया था, खिला खिला चेहरा रहता था, वो पतला हो गया था। फिर आंखें खोली, मुझे देखी, मैं तो पढ़ नहीं पाया उन आंखों में क्या करा, आंखें मेरी कमजोर हो गई थी। उन्होंने देखा, मुझे देखा 1-2 सेकंड देखा, उसके आगे बंद करी, उसके बाद नहीं बोले कुछ भी। ये कब की बात होगी, उनके जाने से, दुनिया से चले जाने से कुछ देर पहले की? तब उनको भारत रत्न मिल चुका था। अच्छा। तो मेरे ख्याल 1 साल से कम का समय है। आज याद आती है बहुत याद आती है जी। अब मैं राजनीति में हूँ, सब नेताओं से मिलता हूँ, और अटल जी कहीं दिखाई नहीं देते, अटल जी जैसा कोई दिखाई नहीं देता। बहुत धन्यवाद। आज वाजपेयी जी का एक जो उनकी शख्सियत थी उसके बारे में जो आपने बातें बताई, मुझे लगता है शायद ही हमारे व्यूअर्स ने कभी सुनी हो। और ये आपके समझ लीजिए कि अगर आप उन पर कोई किताब लिखें तो ये अनकही बातें उसमें आ सकती हैं। तो अटल जी जब बोलते थे तो दुनिया सुनती थी, और जब कभी बीच में रुक जाते थे तो लोग सांस रोकते थे कि अगला शब्द क्या होगा। ऐसे थे अटल, ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न। जैसे चंद्रमोहन जी ने कहा कि आज उनकी कमी ऐसी खलती है कि नेता तो बहुत दिखते हैं मगर अटल जी जैसा कोई नहीं दिखता। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हीं की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, मगर अटल बिहारी वाजपेयी और उनका जम्मू के साथ प्यार, लगाव, प्रेम, ये जो हमने आज आपको बातें बताई शायद आपके लिए भी एक ट्रेजर होगा। इसलिए संभाल के रखिए, शेयर करिए, पूरा सुनिए, आपको लगेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जम्मू के साथ लगाव, प्यार क्या था। और कहते हैं कि बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये जो यादें आज चंद्रमोहन जी ने बताई, ये एक तरह से हमारे लिए संजोने वाली यादें हैं। बहुत धन्यवाद।